बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक 2 और बुक हम यूज़ करते हैं डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन। डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन में आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक 2 में जो हमें दी गई है मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक 2 में हमारे पास 4 किस्म की इक्वेशन हैं जिसको हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। इसमें पहले नंबर पर जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 रो। इसको हम गॉस लॉ कहते हैं और साथ में जो रो है ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो हमारे पास बराबर होते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 और इसको ग्रिफिथ ने कोई नाम नहीं दिया, इसको ग्रिफिथ ने लिखा है नो नेम। थर्ड नंबर हमारे पास है कॉल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी डिवाइडेड बाई पार्शियल टी और इसको हम पेराडिला कहते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी और इसको हम एम्पेयर लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन कहते हैं। आप लोगों को पता है कि यहाँ तक ये जो है ये वाला टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ तक जो है इसको हम एम्पेयर लॉ कहते हैं। ठीक है, और ये जो साथ वाला ये जो दूसरा टर्म ऐड किया है मैक्सवेल ने, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं और मैक्सवेल करेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इन इक्वेशन की प्रूफ की तरफ। तो हमारे पास जो पहले नंबर पर है वो है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 रो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, आपको पता होगा कि गॉस लॉ हमारे पास बराबर होते हैं लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज। ये हमारे पास जो है ये गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है, ये वाला जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, अब क्या करना है, इस साइड पर आपने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है। इस साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ये वाला, इस पे आपने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने हैं। तो अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाला साइड, ये बराबर हो जाएगा लूप इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा, और ये हमारे पास ये क्या है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपने ये वाला इक्वेशन जो है ये कंपेयर करना है इक्वेशन 1 के साथ। तो जाहिर बात है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाला जो हमारे पास टर्म है इसको हम पुट करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारे पास डीटा है, डीटा वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लूज। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वैसे आ गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया। ठीक है, इसको
आपने इक्वेशन नंबर 2 बोलना है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन टर्म ऑफ चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो हमारे पास है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से हम चार्ज निकालेंगे तो हमारे पास चार्ज बराबर हो जाएगा इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीटा। ठीक है, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 बोलना है। इक्वेशन नंबर 3 को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ये जो इक्वेशन है क्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालना है, क्यू की जगह रो डीटा पुट करना है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया है ये। यहाँ पर अगर आप देखिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पर जो है यह और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को इसके साथ कैंसल आउट करना है दोनों। तो आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो। और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो आइए चलते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, वो है डेल डॉट वी और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म, फ्रॉम गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आपको क्या बताती है, आपको ये बताती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास किसी गॉसियन सरफेस से, किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करें, आप एक मैग्नेट ले लें, जैसा कि मैंने यहाँ पर ले ली है। यह साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, अगर आप एक मैग्नेट ले लें और इसको एक इसके इर्द गिर्द जो है एक गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करें, तो जितनी भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होते हैं, ये वाली मैंने जो है ये यहाँ पर लिख दी है। जितनी भी मैग्नेटिक लाइन जो है यहाँ से पास होते हैं, इतने ही एंटर होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ जो पोल है, नॉर्थ पोल मैग्नेट की, इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर आउटवर्ड निकलती है। ठीक है, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से बाहर जाते हैं, इतने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होते हैं। तो अगर आप नेट फ्लक्स चेक करें इस गॉसियन सरफेस की, नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो ये क्यों 0 के बराबर होते हैं, ये इसलिए 0 के बराबर होते हैं कि हमारे पास जो है मैग्नेट में हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। इन सादा अल्फाज में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक मैग्नेट ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले ली है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और आप इसको तोड़ दे, ब्रोक करें, इसको मैंने तोड़ा है यहाँ पर, तो फिर भी क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल जो है वो क्रिएट होते हैं खुद बहुत, जो है नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज जो है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकती। और हमारे पास अगर इस मैग्नेट को आप 100 टुकड़ों में भी तकसीम कर दी, तो वहाँ पर आपके पास एक साउथ पोल बन जाएगा और एक नॉर्थ पोल बन जाएगी। और जब भी साउथ और नॉर्थ पोल को आप किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर ले लेते हैं, तो इसका काम ये है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगे और साउथ पोल को एंटर हो जाएंगे। तो वहाँ पर नेट जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो देयर आर नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्जेस, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट। ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि हमारे पास
मैग्नेटिक चार्ज जो है वो आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पर हमारे पास मोनोपोल क्रिएट नहीं होती। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर हम अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं या पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज रह सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्नेटिक चार्जेस जो है वो आइसोलेट नहीं रह सकती, मोनोपोल क्रिएट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसलिए ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास ज़ीरो के बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जो है वो ज़ीरो के बराबर है फ्रॉम गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है। सिंपल डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ये इस तरह बन जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू डीटा इक्वल टू ज़ीरो। और ये अगर आप ये सॉल्व करेंगे, यानी अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके ये थे इसके प्रूफ। अब हम जाते हैं तीसरी प्रूफ की तरफ। तो हमारे पास जो तीसरा प्रूफ है वो हमारे पास है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी, सॉरी माइनस पार्शल बी डिवाइडेड बाई पार्शल टी। ठीक है, तो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमें पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को फेराडीला में इस प्लेलिस्ट में मैंने किए हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। फेराडीला हमारे पास इसने 3 एक्सपेरिमेंट की थी फेराडी ने। एक जो है ये लूप ले ली थी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लिया था। जब उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक रखा, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा, और साथ में लूप को बाहर की तरफ खींचा, तो हमारे पास क्या हो पैदा हो गई थी, करंट पैदा हो गई थी। ये तो इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 थे। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो थे वो हमारे पास थे कि लूप को स्टैटिक रखा था और साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो थे वो जो थी वो चेंज की थी, तो हमारे पास क्या पैदा हुई थी, अगेन करंट पैदा हो गई थी। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज किया था और साथ साथ में इस लूप को भी मूव किया था, तो फिर भी हमारे पास करंट पैदा हो गई थी। ठीक है, तो ये थी पेराडिला। तो अब हमें पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम फ्लक्स रूल जो मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब आप क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज करते हैं, फ्लक्स को टाइम के साथ साथ चेंज करते हैं, तो आपके पास क्या पैदा होते हैं, ईएमएफ पैदा होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी पाई डिवाइडेड बाई डी टी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हम आपने हमारे पास ये जो ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास बराबर होते हैं ई डॉट डेल एल का। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डेल एल का हमारे पास ये जो ईएमएफ है बराबर होते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो सिंपल, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो साथ में ये आपके पास आ जाएगा ई डॉट डेल एल इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। और आपने क्या करना है, रिप्लेस पाई बाई बी बिकॉज ई रिलेटेड टू बी। आपने क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन में ये जो पाई हमें दी गई है इसको आपने बी से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ई डॉट डेल एल इक्वल टू माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी, और ये हमारे पास क्या है, ये डी ए है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर बी पाई की जगह बी लगा दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। हमारे पास स्टोक्स थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस वी हमारे पास बराबर होते हैं लूप इंटीग्रल ऑफ
वी डॉट डी एल का। ठीक है, इस साइड पर आपने अप्लाई करना है स्टोक्स थ्योरम। तो ये साइड जो है इस चीज़ के बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बी डिवाइडेड बाई डी टी डी ए। ठीक है, अब अगर आप क्या करेंगे, ये भी हमारे पास जो है ये सरफेस इंटीग्रल है और ये भी सरफेस इंटीग्रल है। तो सरफेस इंटीग्रल को अगर आप एक दूसरे के साथ कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि डेल क्रॉस ई हमारे पास बराबर है माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी का। ठीक है, ये थे हमारे पास तीसरा इक्वेशन मैक्सवेल। अब हम जाते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। ये जो फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास, डेल क्रॉस बी equal to our curl of magnetic field is equal to mu naught j plus mu naught e epsilon naught partial e divided by partial t। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, इसकी प्रूफ के लिए आपने एम्पेयर लॉ को याद रखना है। एम्पेयर लॉ बाय डिफिनीशन हमारे पास बराबर है लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, ये तो बाय डिफिनीशन हमारे पास एम्पेयर लॉ, एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एम्पेयर लॉ होते हैं और इस चीज़ के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है, इस साइड पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये जो बी डॉट डेल एल है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डेल एल इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डीटा। ठीक है, ये जो हमारे पास डीटा है ये वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा भी है कि हमारे पास जो डीटा है ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, अब वॉल्यूम करंट डेंसिटी हमारे पास बराबर होते हैं डी आई डिवाइडेड बाई डीटा का, यानी जे हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी है और वो बराबर है चेंज द चेंज इन करंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होते हैं। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई हमारे पास बराबर होगा जे डीटा का, और अगर आप यहाँ से इंटीग्रल हटा देंगे, डेरिवेटिव हटा देंगे इंटीग्रल के साथ, तो हमारे पास आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ जे डीटा की। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 की जगह, इक्वेशन 1 में आई की जगह आपने आई की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 जो है ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये इस साइड को इसकी जगह पुट करना है। ठीक है, ये वाला स्टोक्स थ्योरम इस साइड पर अप्लाई करने के बाद ये जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 का, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिखा है, और हमारे पास म्यू नॉट और आई की जगह इसकी वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ कैंसिल करना है, तो आपके पास डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे के बराबर होगा। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टेरिक बोला। अब आपने क्या करना है, आपने डाइवर्जेंस लेनी है, दोनों साइड को डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, दोनों साइड को डेल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू डेल डॉट म्यू नॉट जे। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपने म्यू नॉट को बाहर निकालना है यहाँ से यहाँ तक, और डेल डॉट जे को अलग लिखना है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलना है आपको। फिर हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये नेक्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन लॉज में। ये जो आपके अगला चैप्टर है वहाँ पर आपको पहली नंबर पर जो टॉपिक मिलेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो हमारे पास बराबर होते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस पार्शल रो डिवाइडेड बाय पार्शल टी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोला। ठीक है, अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे।
तो गॉस लॉ हमें पता है, फ्रॉम गॉस लॉ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो। ठीक है, यहाँ से हमने रो निकालना है। तो हमारे पास ये यहाँ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 बोला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 जो है इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये थी, ये वाला। तो इक्वेशन नंबर 5 में जो हमने रो की वैल्यू निकाली, इसकी जगह आपने यहाँ पर रो की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो हमारे पास बराबर हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, ये हमें पता है कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ जे है हमारे पास बराबर होते हैं किस चीज़ की, माइनस डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। इक्वेशन इस तरह आ गया कि आपने इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को किया, इसमें रो की जगह इसकी वैल्यू लगाने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है ये। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि आपने अगर इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को गौर से देखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमारे पास 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये तो रूल है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने अगर इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमारे पास 0 के बराबर होते हैं, तो आपने इस साइड से म्यू नॉट और डाइवर्जेंस ऑफ जे ए माइनस करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, म्यू नॉट जे को माइनस करना है ताकि ये हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू 0। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये हमारे पास कर्ल है, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल है, और ये डाइवर्जेंस है, तो फिर ये हमारे पास 0 होना चाहिए। ये हमारे ये साइड जो है, ये इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो फिर 0 नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर subtracting mu naught divergence of j from right hand side of equation 3 because divergence of curl is equal to 0। ये तो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आपने सिंपल म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ जे को राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड से माइनस करना है ताकि क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, माइनस क्या है, म्यू नॉट डी डेल डॉट जे को राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये यहाँ से आपने कॉमन लेनी है म्यू नॉट को, मैंने म्यू नॉट को कॉमन लिया है, तो हमारे पास डेल डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस डाइवर्जेंस ऑफ जे की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 7 बोलना है आपने। इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 7 में डेल डॉट जे की जगह पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट डेल डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस, ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये आपस में ज़र्ब हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल ई पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी। ठीक है, इसकी वैल्यू सिंपल लगानी है। जब आप इसकी वैल्यू लगा लेंगे तो इक्वेशन इस तरह आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने
इस यहाँ पर डेल डॉट और यहाँ पर डेल डॉट है, इसको बाहर निकालना है और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है अंदर। ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, डेल डॉट यहाँ से निकालेंगे और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो होगा डेल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी। अब आपने क्या करना है, ये जो डेल डॉट है यहाँ पर भी डेल डॉट है, तो इन दोनों को आपने कट करना है एक दूसरे के साथ। तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो इस तरह आ जाएगा कि कर्ल ऑफ पी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन